आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 6 पे आ गए हैं दोस्तों, और 6, 7, 8 तीन ही पार्ट बचे हैं, फिर आपका अर्बनाइजेशन खत्म। सारे मॉड्यूल्स खत्म हो गए हैं फाइनली। चलो, अब हम कॉलोनियलिज्म पे देखेंगे, कैसे जब ब्रिटिश आए तब हमारे शहर बनना शुरू हुए। आज के जो मॉडर्न सिटीज़ हैं वो उसमें आपको ब्रिटिशर की झलक मिलेगी ही मिलेगी। ट्विटर पे आ गया, इंस्टा पे आ गया, दोनों ही जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए। देखो, आपको पता ही है कि यूरोप में फ्यूडलिज्म जो है वो डिक्लाइन हुआ और कैपिटलिज्म का उदय हुआ। कैपिटलिज्म इधर भारत में क्या चल रहा था, अभी तक मुगल्स जो हैं, ठीक है, इकोनॉमी बहुत तगड़ी थी। अभी मैंने आपको बताया अर्बनाइजेशन कितना बेहतरीन था। हम 1/3 जो है वो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में अगर आप देखें तो भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 था। बहुत जबरदस्त हमारा एक्सपोर्ट होता, लेकिन अब ये सब रिवर्स होने वाला है। पहले क्या होता था, यूरोप से ढेर सारे पैसे आते थे और हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जाते थे, लेकिन अभी उल्टा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे से पैसे जाएंगे यूरोप से प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे ये यूरोप है, ये भारत है, क्योंकि मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये यूरोप है, ये भारत है। अब होगा क्या, रॉ मटेरियल्स इंडिया से जाएगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत में आएगा। तो एक तरीके से रॉ मटेरियल भी भारत से जा रहा है और पैसा भी फिर हम लोग इनको पे करेंगे इन्हीं के प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल से बनाए गए हैं। तो ये सब कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। इधर वास्को डगामा ने ट्रेड रूट तो खोज ही लिया था। ट्रेड रूट मतलब समुद्र का रूट, सी रूट खोज लिया था। और 1498 में पुर्तगाली आ गए, उसके बाद झड़ी लग गई, एक के बाद एक यूरोपियंस आ गए। ये समुद्र से जो रास्ता खुला ना, ये जो मर्केंटलिस्ट थे, गोल्ड ग्लोरी गॉड में बिलीव करते थे, एशिया और अफ्रीका में ये जो ट्रेड करने लगे और नई नई टेक्नोलॉजी बनने लगी, स्टीम इंजन आया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ। लैंड्स जो डिस्कवर किए गए थे यूरोपियंस द्वारा, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। इन सारे लैंड से, जैसे भारत हो गए, अफ्रीका हो गया, से रॉ मटेरियल्स आते थे। और यूरोप में तो ऐसा था ना कि यूरोप में रॉ मटेरियल की कमी थी, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी थी, लेकिन रॉ मटेरियल कहां से आएंगे, कॉटन कहां से आएगा, इंडिगो कहां से आएगा। तो भारत बहुत बड़ा मार्केट था। यही करना इन्होंने शुरू किया, खूब पैसा कमाया। तो आज आप यूरोप में जो पैसा देख रहे हैं वो सब हम ही लोग की बदौलत है। तो वक्त आ गया क्या वो सारा पैसा हम वापस ले लें। बट एनीवे जोक्स अपार्ट, भारत में कैपिटलिज्म की बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है कि यूरोपियन कंपनीज आए, कमर्शियल कंपनीज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिश तो फिर अब हम क्या ही बताएं, ये मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है। मर्चेंट कैपिटल की बात करें तो ये फेज चलता है 1757 से लेकर 1813 तक, ठीक है। ये मर्चेंट कैपिटल, यहां पे बिजनेसमैन, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कमर्शियल कंपनी थी और प्राइवेट कंपनी थी। जहां पे देखो, फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत तगड़ी जंग थी, मैंने आपको बताया था। फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी नहीं थी। तो आप पता ही है कि अगर कोई सरकारी कंपनी होगी, छोटी सी छोटी, अगर उसको यहां पे चीज करनी तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उस समय फ्रांस और ब्रिटिश में झगड़ा झगड़ा क्या मतलब, आधिपत्य की लड़ाई थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और ब्रिटिश ने बाजी मार ली। तो ये मर्केंटलिस्ट फेज, इसको हम कहते हैं 1757 से लेकर चार्टर एक्ट 1813 तक। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, जो भी आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही आता था। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल फेज। इंडस्ट्रियल फेज आपका 1813 से लेकर 1857 तक है। ये फ्री ट्रेडर मार्केट था, यहां पे गजब तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया। 1813 से लेकर 1858 तक अलग ही ट्रांजिशन हुआ, है ना। सब कुछ इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, रॉ मटेरियल्स यहां से जाते थे और भर भर के गुड्स जो है वो भारत आते थे। यहां से हमारा एक्सप्लॉइटेशन जो है वो शुरू हुआ। और फिर अल्टीमेटली हमारा फाइनेंशियल फेज, जो कि 1890 से लेकर 1947 तक चलता है, जिसमें भारत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ब्रिटिशर ने बर्बाद कर दिया। इकोनॉमिकली बोल रहे हैं, अपनी जेबें तो भर ली, अपनी जेबें भर ली, लेकिन हमको बर्बाद करके चला गया। यहां पे रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई 1853 में, लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1855 तक थे, 56 तक थे। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ 1853 तक। बैंकिंग सिस्टम, अवध कमर्शियल बैंक 1881 पे लॉन्च हो गया। तो एक तरीके से ब्रिटिशर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, बड़े बड़े फर्म्स बनाए, अपनी पोजीशन को उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया, और सब कुछ वही कंट्रोल करते थे। अब अगर ये सारे सिस्टम बन रहे हैं तो इसका मतलब शहर भी बने होंगे। बिल्कुल बने थे। हम देखते हैं कि शुरुआती फेज में कुछ ऐसे अलायंसेस थे जिन्होंने ब्रिटिशर को बहुत हेल्प किया, जैसे बड़ौदा, बांसडा, धर्मपुर, राजकोट, भावनगर, गुजरात स्पेशली,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक, अब दोस्तों ब्रिटिश रूल का जो स्टैब्लिशमेंट था उसमें क्या हुआ, भारत की इकोनॉमी में ट्रांजिशन आ गया, एग्रीकल्चर बदल गया। पहले हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे। सबसिस्टेंस मतलब हम अपने लिए एग्रीकल्चर करते थे, हम दूसरों के लिए एग्रीकल्चर, दूसरों के लिए मतलब जितने भी लोग रहते हैं, जैसे गांव में एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का मेन ये नहीं होता था कि हम उससे पैसा कमाएं, मेन ये होता था कि सबको खाना खिला सके, सबका पेट भर सके, ऐसा था। लेकिन अब एग्रीकल्चर कमर्शियल होगा। कमर्शियल कैसे हो गया, पैसे कमाओ, ऐसे क्रॉप उगाओ, जैसे अगर मान लो किसी को चावल उगाना है तो जबरदस्त इसको मारो पीटो, बोलो नहीं चावल नहीं, तुम कॉटन उगाओगे क्योंकि कॉटन के कपड़े बहुत बढ़िया। अब वो क्या, जो किसान है वो कॉटन खाएगा थोड़ी ना, ऐसा होता था। कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, टोबैको हो गया, जूट हो गया, टी, कॉफी, ओपीएम, बहुत बड़ी बहुत लंबी लिस्ट है। तो हमारा ट्रांजिशन हुआ जब ब्रिटिशर आए, एग्रीकल्चर, और ये बहुत ही खतरनाक था। ब्रिटिशर के लिए तो बढ़िया था क्योंकि उनको तो अच्छा मौका मिल रहा था, मार्केट से खूब रॉ मटेरियल जा रहे थे और उससे कपड़ा बना बना के, चाय बना बना के पूरी दुनिया में भेज रहे थे। लेकिन भारत के लिए तो बहुत खतरनाक था। ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियल बूम आया हुआ था, इसीलिए तो ट्रेन्स बनाई थी, रेलवे लाइन क्या हमारे लिए बनाई थी, अपने लिए बनाई थी। फायदा हमको हुआ, बस ये है। चाहते नहीं थे ब्रिटेन रेलवे लाइन, टेलीग्राफ, ये सब क्यों बनाई थी, ताकि ज्यादा अथॉरिटी हो, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, इसी रेलवे बनाई थी। कलकत्ता से, गुजरात से कॉटन जो है वो इंपोर्ट किया जाता था, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन जो है यहां से सब कुछ ले लेता था। चाइना भी जाता था, कॉटन और हो गया हमारा, सिल्क हो गया। गुजरात तो जो था वो तो सेंटर था। मर्चेंट फाइनेंस, जितने भी मर्चेंट्स, फाइनेंसर्स, आर्टिजन्स थे, वो अब जब मुगल्स के टाइम और से पहले और उसके बाद जब हमारे भारतीय रूलर थे, उस समय तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिश आ गए, ब्रिटेन ने सारा मार्केट अपने पास ले लिया, अब इनकी हालत खराब हो गई। और ये पता लगाते हैं घर को देख के, एक समय पे जब इन मर्चेंट्स के घर बहुत बढ़िया हुआ करते थे, अब इनके घर बहुत खराब होते गए क्योंकि पैसा ही नहीं था, पैसा सब ब्रिटेन ले जाते थे, ऐसा था। बहुत लोग तो परेशान होकर उन्होंने शहर ही छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया जहां पे वो इतने सालों से रह रहे थे। तो ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब नई नई कोस्टल सिटीज जो है वो डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन कहां से एक्सपोर्ट करेगा, कोस्ट से ही तो एक्सपोर्ट करेगा ना। तो जैसे ही औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, वहां पे फिर इंडिया एक ऐसे, देखो जब भारत में स्ट्रांग रूलर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगी। अब यहां पे औरंगजेब के बाद मराठा है, और मराठाओं ने तो खैर बैंड बजा दी थी, और मराठाओं के पास पूरा, फिर मराठाओं को देखो ब्रिटेन क्या करते थे, एक एक पहले क्या करते थे, वो वॉर करते थे, फिर संधि करते थे, ट्रीटी करते थे, फिर वॉर करते थे, फिर ट्रीटी। ब्रिटेन ने कोई भी वॉर एक बार में जीता ही नहीं, उसके लिए 3-4 वॉर लड़े। तो पहले तो मुगलों को हराया, उसके बाद एक एक करके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, मराठा हो गए, सिख हो गए, उनको हराया, वो भी 3-4 वॉर। मराठाओं के लिए 3 वॉर लड़ी, सिख के लिए 2 वॉर लड़ी, इधर मैसूर के लिए, साउथ के लिए 4 वॉर लड़ी, एंग्लो मैसूर वॉर, ऐसा था। तो अब नए नए हम देखते हैं शहर भी डेवलप होना शुरू हुए, और अब यहां पे हम इकोनॉमिक और कल्चरल डायनेमिज्म हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी में हम देखते हैं जो लोग आते थे यहां पे, अब कल्चरल इकोनॉमिक और कल्चरल डायनेमिज्म काफी देखने को मिला। प्राइवेट स्ट्रक्चर जो थे, है ना, वो हमको देखने को मिलते थे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अब चीजें बदलेंगी। अब यहां पे सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी में नए नए शहर जो है वो आएंगे, जो कैपिटल बनेंगे। ब्रिटेन इनको कैपिटल बनाएगा, जैसे लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, सेरिंगापट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर। यूरोपियन कमर्शियल सेंटर्स की बात करें, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, माहे, मांडवी, मुंद्र, भुज, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। गुजरात जो पोर्ट सिटी था वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 1757 का, 1757-64 का जब इन्होंने युद्ध जीता, तो इन्होंने 3 सेंटर्स बनाए, 3 प्रेसिडेंसीज बनाई, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और कॉमन क्या था, तीनों पोर्ट एरिया थे, तीनों से ही आपको समुद्र का एक्सेस मिल जाता था ताकि आसानी से ट्रेड हो सके, ऐसा था। और इनका ओशियन नेटवर्क तो कमाल का था ही। पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले शुरू किया, बैटल ऑफ द्यू लड़ी, गोवा को अपनी कैपिटल बनाया। फिर डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, इन सब ने ये सब कुछ हुआ। अब हम ये देखते हैं, कुछ शहरों की बात करते हैं। शहरों की बात करें दोस्तों, तो इसमें गुजरात के शहर बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे कच्छ।
कच्छ में ढेर सारे पोर्ट्स थे। हम देखते हैं 11 कोस्टल पोर्ट जो है वो कच्छ गुजरात रीजन में फ्लरिश करते थे। अब इसीलिए गुजरात बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा पैसा था। देखिए कुछ शहर तो डिक्लाइन हुए, लेकिन जो पोर्ट सिटीज थे ना वो डिक्लाइन नहीं हुए। वहां पे अर्बनाइजेशन बढ़िया से हुआ, क्योंकि वो यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रिटिशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो पोर्ट सिटीज थे जैसे कच्छ को डेवलप करना इनकी मजबूरी थी, वरना फिर ये ट्रेड कैसे करते। तो कच्छ में ढेर सारे हमको कोस्टल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। कच्छ हो गया, कच्छ में जो अंजर हो गया, मांडवी हो गया, मुंद्रा हो गया, करकला हो गया, यहां पे ढेर सारे हमको पोर्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहां से खूब सारे आइटम जो है, गोल्ड हो गया आपका, सिल्क हो गया, कॉपर हो गया, आयरन वेयर, वुड वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, सिल्क, सब कुछ, टैनिंग, बास्केट मेकिंग, सब यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था। गुजरात को इसीलिए तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। और गुजरात आज से नहीं, बहुत टाइम से अमीर है। कैपिटल जनरेशन होता था, गजब का पैसा जो है वो जनरेट किया जाता था। तो अब क्या था कि जो इंडियन ओशन था, पहले जो ट्रेड था वो ईस्ट ओरिएंटेड था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर आए ये वेस्ट ओरिएंटेड हो गया। अब सब कुछ वेस्ट में होगा। ये सब सारी चीजें थी। कच्छ प्रोविंस जो है उसकी कोस्ट लाइन 200 मील थी, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन थी। मांडवी आ जाता है इसी के अंदर। मांडवी, अगेन मांडवी का मतलब ही मार्ट होता है, ठीक है। करप्शन ऑफ मंडी, मांडवी। तो मांडवी जो है वो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बहुत ज्यादा यहां से ट्रेड जो है वो किया जाता था। ढेर सारे मसाले, स्पाइसेस हो गए, मैं आपको बताता हूं, क्राफ्ट हो गए, सिल्वर, सब कुछ यहां से जो है वो मांडवी से एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपॉर्टेंट टाउन बनाइए। राव गोद जी ने मांडवी, जब राव गोद जी ऐसा यहां पे रूल किया, तब मांडवी एक मिडिल साइज टाउन में कन्वर्ट हुआ और फिर डच फैक्ट्री यहां पे बनाई गई। फिर तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और ऐसा ही सेम टू सेम हम देखते हैं कि मुंद्र के साथ भी था, इसको भी बहुत अच्छे से डेवलप किया। मुंद्र की बात करें तो एन अकबरी, मिराते सिकंदरी, अरब हिस्ट्री ऑफ गुजरात देखने को मिलता है। कॉटन, डाइट क्लोथ सब यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अर्ली सिटीज पे। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और शहरों की बात करेंगे, गोवा की बात करेंगे, हुगली की बात करेंगे, मद्रास की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।